हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? तो आज मैं एनसीईआरटी के सीरीज में एक और चैप्टर लेके आया हूं और ये है क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसी के हर एक लाइन को पढ़ेंगे। देखो, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन को पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आंसर होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उन सब को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्लास 8 में चलते हैं और क्लास 8 में हम लोगों ने कुछ चीज़ें को सीखा है और उसी को मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो क्लास 8 में एक चीज़ हम लोगों ने सीखा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो थोड़ा सा उसी को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो तुम लोग देख सकते हो, एक यहां पर मान लो कि ये मैग्नीशियम का रिबन है। ये क्या है बच्चों? मैग्नीशियम का रिबन है। तो यदि मैं मैग्नीशियम के रिबन को इस तरीके से इसके साइज को छोटा कर दूं, ये देख लो, साइज को मैंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो भी ये क्या है? मैग्नीशियम ही है। और ये भी क्या है? मैग्नीशियम ही है। मतलब इसका कोई केमिकल रसायन में परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं इसको इस तरीके से चमोड़ दूं तो भी ये क्या है? मैग्नीशियम ही है। यानी कि इसका शेप को बदल दिया जाए, साइज को बदल दिया जाए, तो भी ये क्या रहेगा? वही पदार्थ रहेगा। और इसे ही हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो पदार्थ होता है वो उसकी भौतिक रूप से वह परिवर्तित हो जाता है या उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसका जो रसायन है वो वही रहता है। यानी पहले भी ये Mg था, अभी भी यह Mg है। ठीक इसी तरीके से तुम पानी का उदाहरण ले सकते हो। पानी को वाष्प में बदल दिया या पानी को बर्फ में बदल दिया तो भी वह क्या रहेगा? वह H2O ही रहेगा। यानी कि वह भी क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन अब जरा सा देखना, मैंने क्या बताया? ये मैग्नीशियम रिबन है और इस मैग्नीशियम रिबन को यदि मैं क्या करूं, यहां पर जला दूं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहां पर क्या कर दिया जाए? इसको जला दिया जाए। ये देखो, ये जल रहा है। देखो, तो ये जो सफेद सफेद मुझे इसका राख मिल रहा है, वह क्या हो गया? वह हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये जो परिवर्तन है इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि पहले था मैग्नीशियम और अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अब हमें प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि नया पदार्थ बन रहा है। तो ध्यान देना, यहीं पे मैंने क्या सिखाया कि पहले था ये मैग्नीशियम, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो ये हो गया नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब है कि ये कैसा परिवर्तन है? ये है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नया रसायन बन रहा है। तो यदि हम लोग बात करें भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की, एकदम साधारण शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि जब भौतिक परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए रसायन का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणों वाले रसायन का निर्माण होता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि वहां पर क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो देख सकते हो, यहां पहले मेरे पास क्या था? मैग्नीशियम था, लेकिन अब नया चीज क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जरा बताओ, रासायनिक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? यस, यहां पर क्या होता है बच्चा लोग? यहां पर होता है तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रत्येक लाइन को यहां पर पढ़ लेंगे और फिर तुम्हें जो जो चीज हम लोगों को देखना है वो एकदम देखते जाएंगे। तो हर एक लाइन को पढ़ना है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं वो भी हम लोगों को देखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का हर एक लाइन। चलो देखो क्या कह रहा है।
अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। यहां पर पूछ रहा है कि क्या होगा जब। देखो क्या बोल रहा है, गर्मियों में कमरे के ताप पर, क्या बोलता है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो बताओ क्या होता है, दूध जो है वह फट जाता है। यानी कि पहले दूध था, अब वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो बताओ कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे का तवा है, तसला है, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि लोहे को यदि नमी और हवा दोनों के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल उसमें जंग लग जाता है। तो बताओ यदि उसमें जंग लगता है तो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पहले था वो आयरन और अब बन गया आयरन ऑक्साइड। तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, यानी नए रसायन का निर्माण होगा। अंगूर का किण्वन होगा, यानी कि अंगूर का जब फर्मेंटेशन होगा तो भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। भोजन को पकाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन को पचाया जाता है, हम सांस लेते हैं, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से यदि यहां पर हम लोग थोड़ा सांस लेने वाला में हम लोग बात कर ले, तो सांस लेके यदि हम लोग उसको CO2 में तोड़ते हैं, श्वसन का यदि बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, श्वसन का। जहां पर ग्लूकोज को लेकर के हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेक करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, तो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो शुरू से ही तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि जब पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही क्या बोल रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन बोल रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके, जो कि मैंने अभी बता दिया। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर पर आ गए हैं। हम लोगों को चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये वर्ड आ गया ना। तो जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसी को अब एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुन लो, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको एक नया नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ में आया ना, पुराने चीजों से नए चीजों का निर्माण हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। और एक नाम क्या दे दिया गया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, नो टेंशन। यहां देखो, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इन उत्तर को पाने के लिए हमें आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। देख लो यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी दिखाया गया है। ये देखो जो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या किया गया है, 2 सेंटीमीटर लंबा यही मैग्नीशियम रिबन को लिया गया। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ये क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला तो इस तरीके से चित्र दिखा देगा। यहां पर ये नाम तुमको नहीं लिखा होगा तो तुमको लिख देना होगा मैग्नीशियम रिबन, और यहां पर ये जो सफेद रंग का पाउडर है इसका नाम भी नहीं लिखा होगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझ में तो आ ही रहा होगा कि यहाँ मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जरा बताओ ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया ये वाला। तो इस तरीके से देख सकते हो, इसको यहां पर दिखाया गया है। अब बर्नर है, चिमटा है, ये सब भी तुम याद करते चलोगे। अब यहां देखना, आपने देखा होगा
आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो अब देखो एनसीईआरटी में ये जो बातें लिखी गई हैं इसको भी याद करके रखना है। क्या बोलता है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो चमकदार श्वेत लौह के साथ, कैसा लौह पूछेगा, पीला लौह था कि श्वेत लौह था, तो मैंने जो दिखाया वो तो बोलोगे पीला लौह था। अरे भाई ये कागज था, मैग्नीशियम रिबन मेरे पास नहीं है तो मैंने कागज को ही जला करके दिखाया था। लेकिन यदि मैग्नीशियम को जलाया जाए तो वो चमकदार श्वेत लौह के साथ जलेगा, याद रखना इस बात को, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। कैसा चूर्ण होगा, तो श्वेत चूर्ण होगा। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और इस चूर्ण का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है और ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो इन्हीं सब बातों को हम लोगों को क्या करना है, याद करना है। अब देखो यहां पर ये है 1.2 और ये क्या है 1.3। तो ये क्या बोलता है, एक परीख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला दीजिए, आपने क्या प्रेक्षण किया। तो ये वाला जो चीज है ना, आगे के चैप्टर में तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां भी तुम देखोगे कि जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो लेड पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और लेड आयोडाइड बनता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है, या फिर नहीं इसी चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में समझाया गया है, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वहां पर इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने बताया उस तरीके से अभिक्रिया यहां पर होगा। अब यहां पर लेकिन 1.3 दिया गया है कि एक फ्लास्क लिया गया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया। तो अम्ल क्या होता है वो आगे के चैप्टर में तुमको पढ़ाया गया है। और इसमें क्या करना है, तुमको थोड़ा सा जस्ता डाल देना है, और जस्ता यहां देख सकते हो, यहीं पर अभिक्रिया को दिखाया गया है। कुछ खास नहीं है, यहां पर H2SO4 यानी कि H2SO4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला गया है, यानी कि यहां पर डाइल्यूट है, और साथ या फिर इसमें HCl को डाला गया है, और इसी में जस्ता यानी कि जिंक को डाला गया है। तो बोलता है कि आप क्या यहां पर देख सकते हैं, तो देखोगे कि जो जिंक है वो H2SO4 या फिर बोलेंगे HCl के साथ अभिक्रिया करेगा और यहां पर H2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सब तुमको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है जब H2SO4 या फिर बोले तनु H2SO4 जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तुमको वहां बताना होगा आंसर कि H2 गैस निकलता है। अब देखो एग्जाम में चित्र वाला जब क्वेश्चन आएगा तो यहां पर ये जगह खाली रहेगा, तुमको यहां भरना होगा कि H2 गैस लिखा हुआ है। और देखोगे कि ये फ्लास्क क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, यहां पर से थोड़ा सा ऊष्मा निकलेगा। इस तरीके से यहां भी क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि यहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो भाई लोग मैं एनसीईआरटी को ही आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूं, तो कृपया करके जरूर कमेंट करिए कि जब मैं खड़ा होके पढ़ाता हूं वो बेहतरीन लगता है या इस प्रकार लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं तो वो बेहतरीन लगता है, प्लीज। तो आपने देखा जो भी मैंने अभी आपको दिखाया, 3 क्रियाकलापों को बताया, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहां से एक प्रश्न आता है आपको कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या प्रेक्षण ऐसा दिखेगा जिससे आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देख सकते हो यहां पर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। कोई जरूरी नहीं है कि जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा तो हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन यदि कभी कभी कई जगहों पर अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, गैस का निष्कासन यानी कि निकास या फिर उसको निकलना उत्सर्जन हो सकता है,
तापमान में वहां परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर सारे उदाहरण जो हम लोगों ने देखे, यहाँ देखना, ये जो उदाहरण था यहाँ तापमान में भी परिवर्तन हुआ और यहाँ हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। ठीक इसी तरीके से देखोगे, यदि लोहे को यदि छोड़ दिया जाए पानी और हवा के संपर्क में, कुछ समय बाद यदि वो आएगा तो उसमें जंग लग जाएगा और उसका रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये रंग में परिवर्तन क्या दिखाता है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि यस, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अच्छा, हमारा जो शरीर, अभी तुम्हारा जो शरीर है, शरीर के अंदर तो भैया इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं जिसी से हमारा शरीर क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे हमारे शरीर में श्वसन हो रहा है, वह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, वह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो भाई लोग, इसको तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ रहे हैं। और यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाला है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अब देखो, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को, ये देखो यही हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और जब इसको समीकरण के रूप में दिखाते हैं, तो समीकरण तुमको पता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं a+b = 12। तो यहाँ बराबर निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर कुछ चीज़ों को लिखते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं गणित में, समीकरण। तो यहाँ भी देख सकते हो, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ इस तरीके से बाईं ओर और दाईं ओर एरो निशान दे करके हम दिखाएंगे, तो इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में दो चीज होगा, एक तो वो चीजें होंगी जिसने अभिक्रिया में भाग लिया है, उसे कहते हैं अभिकारक, और दूसरी चीज है जो बन रहा है, उसे कहते हैं उत्पाद। तो देख सकते हो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों का जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था उसको एक समीकरण के रूप में हम लोगों ने दिखा दिया, और इस समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब जब रासायनिक समीकरण है तो रासायनिक समीकरण को हम लोग कई तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि शब्द के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ शब्द लिखा गया है और शब्द के द्वारा इस समीकरण को हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये शब्द समीकरण कहा जाता है। इसी के साथ देखोगे कि अब यहाँ शब्द के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, यानी मैग्नीशियम इसका संकेत हो गया। ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं तो संकेत से दिखा देंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है, MgO। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पर यह जो समीकरण हो रहा है ये क्या है, ये इस प्रकार का समीकरण है जिसमें हम लोगों ने क्या दिखाया है, संकेतों को दिखाया है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको दिखाया है। इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इसी तरीके से रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ इसको भी दो तरीके से व्यक्त करते हैं।
एक में देख सकते हो कि यहाँ पर अणु और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर बेसिकली परमाणु ही हम लोग बोलते हैं कि परमाणुओं की संख्या दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। और यदि इसको हम लोग दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान कर दे, बराबर कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो भाई बोलोगे कि सॉरी आप सब ऐसे ही पढ़ाई ले जा रहे हैं, हमको तो एको लाइन में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आप तो एनसीईआरटी ने पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने पढ़ाइए, ये कब बकवास पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं जी, देखिए हम पढ़ाता हूँ, देखिए। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। देखो इसी में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, और इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा, अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा, उत्पाद किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक से जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से तुमने यहाँ 2 क्वेश्चन भी सीख लिया। अब चलो आगे पढ़ते हैं। तो शब्द समीकरण को अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर में लिखा जाता है, और उत्पाद को हम लोग दाईं ओर लिखते हैं प्लस चिन्ह लगा करके। ये तो अभी तुम लोगों को दिखाया ही। रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण जो शब्द समीकरण था उसको कैसे लिखते हैं, जो मैंने अभी बता दिया डिटेल में, उसको यहाँ डिटेल में बताएगा पूरा अच्छा से, एक एक लाइन को चुन चुन कर पढ़ेंगे और सब समझ लेंगे। और क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण मतलब उसको जो दर्शाया जाएगा कि इससे भी संक्षिप्त विधि है। बिल्कुल भाई, इससे भी संक्षिप्त विधि है। ये जो शब्द समीकरण है इससे भी संक्षिप्त विधि है, और वो ये है जो मैंने दिखाया। ठीक है, तो यहाँ देखो शब्दों की जगह, अब जो शब्द लिख रहे थे उसकी जगह रासायनिक सूत्र और क्या करेंगे, समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी रासायनिक सूत्र यूज करेंगे, संकेतों को यूज करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो MgO, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम को का संकेत क्या है, तो Mg, ऑक्सीजन O2। तो इस तरीके से हम लोग समीकरण जो बन रहा है हमारा, उसको हम लोग यहाँ पर सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें और उनके प्रतीकों को इस तरीके से लिखें तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब देखो परमाणु और अणु मैंने सिखाया था, यदि लिखा है MgO तो ये पूरा एक अणु है। क्या है, एक अणु, मतलब इसके आगे जो लिखा है वह अणु को दिखाएगा। जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम में ये हो गया परमाणु और वो क्या हो गया, परमाणु। जैसे H2O, तो यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक अणु है। यदि 2 लिखा है तो 2 अणु, 3 लिखा है तो 3 अणु, 13 लिखा है तो 13 अणु। ये पूरा अणु है, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु, ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। तो ये कक्षा 9 में मैंने सिखाया था। तो यदि मैं बोलूं कि H2O में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो बोलेंगे 2 है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो बोलेंगे 1 है। लेकिन यदि मैं बोलूँ यहाँ पर कुछ और उदाहरण ले लें और हम लोग इसको कह दें इस तरीके से 2H2O, तो बोलेंगे अब H में कितना परमाणु है, तो 2 गुना 2 4। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, तो 2 परमाणु है। यदि इसको 12 कर दे तो बोलेंगे हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, तो 12 दूना 24। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, तो 12 परमाणु है।
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब अणु कितना है तो बोलेंगे 12 अणु है। ठीक है ना? तो अणु और परमाणु तुमको कक्षा 9 में ही सीखना था। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैग्नीशियम का एक परमाणु है, तो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं का संख्या समान नहीं है। और इस प्रकार के जो हम लोगों ने इस प्रकार का अभी तो बताया, इस प्रकार का Mg+O2 से बन गया MgO। इस प्रकार का जो समीकरण लिखते हैं उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या है? कंकाली समीकरण। और आगे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको संतुलित करते हैं, मतलब दोनों तरफ परमाणु का संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है? परमाणु का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर कर देना है हम लोग को। तो उस प्रकार का जब अभी समीकरण होगा तो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। जैसे इसको लिख दे, यदि 2Mg+O2 से बना दिया 2MgO, तो बताओ जरा ये संतुलित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखो इधर भी 2 Mg है, इधर भी 2 Mg है, इधर भी 2O है, इधर भी 2O है, यानी इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण हम लोगों को पढ़ना है। पहला है कंकाली और दूसरा क्या है? दूसरा है संतुलित। ठीक है? तो क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? तो कंकाली में समान नहीं होता है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। तो बताओ इसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कैसे संतुलित किया जाता है उसके लिए तो अलग वीडियो में बनाया ही हूँ, उसको देख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक आध दो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये तुम्हारा कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब ये देखो, ढांचा या कंकाली दोनों एक ही दिख रहा है, तो इसको बोले कंकाली या ढांचा। क्या बोलेंगे? ढांचा। ढांचा ढांचा, ढेंचू ढेंचू मत करना, ढांचा ढांचा। तो ढांचा या फिर कंकाली दोनों नाम तुमको क्या करना है? याद रखना है, जो कि संतुलित नहीं है। तो क्वेश्चनवा या क्वेश्चन ही आया जाएगा, तो आपको क्वेश्चनवा का आंसर ये आना है क्या? कि ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक समीकरण जो कि संतुलित नहीं होते हैं, संतुलित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण। जी हाँ। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। तो भाई सीधा सीधा मतलब ये होता है, संतुलित करने का मतलब कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर कर देना है। इसका मतलब दोनों ओर द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। और यदि दोनों ओर यानी LHS बराबर RHS लिखना है, यदि बराबर लिखना है हम लोगों को, तो यहाँ पर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए। यानी जितना हम लोग लगा रहे हैं उतना ही प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए, यानी कि जितना द्रव्यमान लगाते हैं उतना ही द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, तो इसी के लिए हमें रासायनिक समीकरण को या फिर बोलेंगे ढांचा समीकरण को या फिर बोलेंगे कंकाली समीकरण को संतुलित करना होता है। बोलो काहे संतुलित करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यहाँ पर पालन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? LHS और RHS के परमाणुओं के संख्या को संतुलित करेंगे और उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था अध्याय 2 में। तो वो क्या कह रहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आपको लिखना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब जितना लगाया उतना ही प्राप्त होगा, न ये बढ़ेगा और न ये घटेगा। ठीक है, यानी कि इधर जितना परमाणु का संख्या होगा इधर भी उतना ही होना चाहिए, न ज़्यादा ना ही कम। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका ये भी मतलब हो गया कि जो LHS में अभिकारक है और RHS में क्या है, तुम्हारा उत्पाद है, तो इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यही सब लिखा हुआ है। देखो अब एक शब्द समीकरण दिखाया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये देखो Zn प्लस H2SO4 बन गया ZnSO4 प्लस H2, जो पहला में दिखाया था यही वाला था। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो ये H2 2 है, फिर Zn 1 है और SO4 इस तरीके से वही यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये संतुलित ही है। ये क्या है, संतुलित है, इसमें संतुलित करने का जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों को यही संतुलित करने को बताया है, ठीक है, कि संतुलित कैसे किया जाए। तो संतुलित करने के लिए ये देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है ये, और इसी को क्या करना है, हम लोगों को सीखना है कि कैसे संतुलित किया जाएगा। तो बस यही उदाहरण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है बहुत सारे नियमों को समझा करके। लेकिन यहाँ पर नियम तो एक ही है, नियम है हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं। नियम एक ही हम लोगों को सीखना है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे तरीकों से उसको सिखाया गया कि कैसे आसानी से इसको हम लोग संतुलित कर सकें। इसको मैंने बताया है, वीडियो जाके देख लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले पहचानो कि ये जो रासायनिक समीकरण दिया है ये संतुलित है कि नहीं है। तो इसके लिए पहले हम लोग परमाणुओं को गिनेंगे। तो अभी तो मैंने सिखाया है, देखो यहाँ पर आयरन का 3 परमाणु है, यहाँ देखो, और यहाँ एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 4। इसका मतलब यहाँ पर बाईं ओर तथा दाईं ओर जो परमाणु की संख्या है वो अलग अलग है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या ऐसे दिखाया गया है। ये देखो आयरन 1 है और ये 3 है दाईं ओर, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो इसको समीकरण जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ रखा है और जैसे जैसे इसने बताया वैसे मैं एक बार समझा देता हूँ बहुत आसान शब्दों में, हर एक लाइन को इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो बोलता है इसको बॉक्स बना लीजिए। ये देखिए, इसको क्या कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। तो तुम बॉक्स बना भी सकते हो एग्जाम में, तो ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिस से। लेकिन सबसे पहले इसको यहाँ सिखा रहा है जो बोल रहा है बॉक्स, और बॉक्स में संतुलित करना है। तो संतुलित करते समय जैसे यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ, 13 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 8, 2, कुछ भी सामने कुछ भी लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि संतुलित करते समय H2 है तो यहाँ पर 3 हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो तुम यहाँ लिखा है Fe प्लस H2O, इससे बना Fe3O4 और प्लस बना H2। तो यहाँ पर यदि मैं इसको संतुलित करना चाहूँ तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 2 और 2 है ही तो यहाँ 4 लिख दिया और ये 4 हो गया और मैंने इसे संतुलित कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये जो रसायन है उसी को मैंने बदल दिया। H2O4 बहुत अलग चीज़ है, वो जल नहीं है।
यहाँ पर इस तरीके से Fe3O4 तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो हम लोगों ने बदल दिया, ये होता ही नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं ऐसा। इसलिए सबसे पहला तो नियम यही बोलता है कि इसके सामने आप कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन चाहे वो लिख दीजिए संतुलित करने के लिए। लेकिन यहाँ जो मन चाहे, में एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पॉइंट में नहीं लिख देना, 1.5 नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आधा आदमी, तो आधा आदमी हो सकता है दुनिया में? नहीं ना हो सकता है, या तो एक ही हो या तो दो होगा। मैं बोलूँगा 3.5 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, तो ऐसा ये पागलपन हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1.2 1.3 भी करना शुरू कर दिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप जो कि मैंने तुम्हें सिखाया, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी बदलना नहीं है, नॉट अलाउड। अब देखो संतुलित करने में क्या यहाँ पर बताया गया है, एक यहाँ पर नियम बताया गया है। तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करने को सिखाया है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर संतुलित करेंगे। तो इसमें एक चरण 1, चरण 2, चरण 3 ऐसे करके सिखाया है। तो यहाँ पर मैं खुद से ही यहाँ बिना पढ़े ही तुमको सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले ये बाईं ओर तथा दाईं ओर परमाणुओं को देखें। तो कौन कौन परमाणु है? आयरन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो जो सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या, उसको पहले संतुलित करो। तो यहाँ ज़रा देख के बताओ, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 4, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना चाहिए। ये पहला चरण बताया है। तो भाई ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। तो 4 लिख देंगे, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया और ये 4 ऑक्सीजन हो गया। संतुलित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो एक चीज़, यहाँ 4 लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ 4 नहीं लिख सकते, बॉक्स के आगे ही आपको लिखना है, इसीलिए बॉक्स में बंद कर दिया इसको। तो ये हो गया यहाँ 4 और ये हो गया 4, तो एकदम क्लियर ये हो गया। अब आप देखिएगा कि ऑक्सीजन तो यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर भी 4 लिखना होगा। अब देखो यहाँ आयरन 3 है, तो यहाँ 3 कर देंगे, तो ये आयरन भी यहाँ पर क्या हो गया? संतुलित होगा। अब यहाँ पर टोटल देखोगे तो आयरन यहाँ 3 है, और राइट हैंड साइड में भी कितना है? 3, यानी संतुलित है। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यानी ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है, यानी ये भी यहाँ पर क्या है? संतुलित है। इस तरीके से ये संतुलित हो गया। 3Fe प्लस 4H2O से बना Fe3O4 प्लस 4H2, यही हो गया तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये अलग अलग चरणों में जैसे जैसे संतुलित किया है, वैसे मैंने यहाँ संतुलित कर दिया। तो ये देखो यही संतुलित हो गया। 3Fe प्लस 4H2O, इससे बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरीके से ये जो संतुलन हुआ, संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको बड़ा संख्या में भी कर सकते हैं। जैसे सबको यदि 2 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6Fe प्लस तुम्हारा 8H2O, इससे बन गया तुम्हारा 2Fe3O4 प्लस 8H2O। तो क्या ये संतुलित है? बिल्कुल। और ये सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। यहाँ पर तुम 102 से गुना कर दो तो भी संतुलित होगा, लेकिन यहाँ बोलता है कि सबसे छोटे वाले को लेकर के हम लोगों को क्या करना है? संतुलित करना है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके यह समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं। तो भाई देखा तुमने, ये हो गया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिख देने से वो पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो गया? ना, अभी और भी उसमें चीज़ों को हम लोग को ऐड करना होगा। तो उसमें हम लोगों को भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना होगा। जैसे कि अब ये जो आयरन हम लोग ले रहे हैं, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसको यहाँ दिखाएंगे।
ये जो जल ले रहे हैं वह सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उस रूप में दिखाएंगे। बोलोगे जल सॉलिड होता है? अरे क्यों नहीं होता है जल सॉलिड? जो बर्फ होता है, बर्फ तो सॉलिड रूप में होता है, वह जल का ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भौतिक अवस्था को यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, इन सब अवस्थाओं को यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ देख सकते हो ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच करें। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है। कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये पता चलता है? नहीं। यहाँ जब ध्यान से देखोगे तो जो आयरन है वह जल से अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि वाष्प से अभिक्रिया करता है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि ये गैस लिखा हुआ है और यहाँ गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाष्प से अभिक्रिया करता है। चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ोगे कि जो आयरन होता है वह ठंडे जल से अभिक्रिया, ठंडे जल से डायरेक्ट अभिक्रिया कराया जाए तो नहीं कर रहा है, गर्म जल से नहीं कर रहा है, लेकिन वाष्प से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इस समीकरण में उसकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। आयरन लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये नहीं पता है। जल यहाँ लिक्विड है, सॉलिड है, गैस नहीं पता है। तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सब बगल में लिख दिया गया है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय अथवा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। ये याद रखना है। तो बताओ गैस को किससे दिखाएंगे? जी, और ऐसे बंद कर देंगे। यदि द्रव है तो किससे दिखाएंगे? एल, और ऐसे बंद कर देंगे। जलीय विलयन है मतलब उसमें जल घुला है तो लिखेंगे एक्वस ऐसे, और सॉलिड है यानी ठोस है तो उसको ऐसे दिखा देंगे। अभिकारक या उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्वस लिखते हैं, एक्यो, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस का चिन्ह दिया गया है। इसका क्या मतलब है? यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, यानी आयरनवा जो है वो भफवा से रिएक्शन करता है। प्रायः हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। तो यूजुअली जब हम लोग लिखते हैं तो नॉर्मल ही लिख देते हैं, उसमें लिक्विड गैस तो एग्जाम में लिखते नहीं हो। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। जैसे कि देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में है, हाइड्रोजन यहाँ गैस के रूप में है, वह 340 एटमॉस्फेरिक दाब उस पर लगेगा तो ये बन जाएगा मेथेनॉल और वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से दाब को हम लोग यहाँ क्या करते हैं? दिखाते हैं तीर के निशान के ऊपर। ठीक इसी तरीके से देख सकते हो ये क्या है? ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, और इसमें देख सकते हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ग्लूकोज को देखो यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर ऑक्सीजन को दिखाया है, H2O को दिखाया है, और ये वाला तुम्हारा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि आवश्यक परिस्थितियों को यहाँ पर क्या किया गया है? दिखाया गया है। इस तरीके से कई सारे अभिक्रिया में जैसे 343 के टेम्परेचर ऐसे भी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर को भी दिखाया जाता है। ठीक है, 443 के 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से एरो निशान के ऊपर क्या दिखाया जाएगा? यहाँ पर तुमको तापमान भी दिखाया जाएगा। और कुछ में क्या दिखाया जाएगा? जैसे कि मान लो ये उत्प्रेरक के कोई प्लेटिनम उत्प्रेरक यहाँ पर यूज किया जाता है तो उसको भी यहाँ दिखाया जाता है।
तो अब ये उत्प्रेरक क्या होता है आगे पढ़ लेना भैया, चौथा चैप्टर में। अब ये कहाँ सब पढ़ लोगे तो आगे कौन पढ़ेगा। तो अब हम आ गए अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, और ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला कौन है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, फिर है तुम्हारा द्विविस्थापन क्रिया, फिर है तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि अपचयन या अपचयन तथा उपचयन। ये 5 मुख्य रूप से पढ़ाया गया है, और बीच बीच में कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो चलो एक एक लाइन को देखते हैं, और हर एक लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। तो भाई जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो होता क्या है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो सिंपली क्या होता है कि जो परमाणु है वो आपसी आबंध को तोड़ करके नए आबंध के द्वारा जुड़ करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो ये कैल्शियम बदल करके नाइट्रोजन में नहीं परिवर्तित हो जाएगा, या कैल्शियम बदल करके आयरन में कभी जीवन में परिवर्तित नहीं होगा। यदि अभिकारक में कैल्शियम है तो उत्पाद में भी कैल्शियम ही रहेगा, एकदम निश्चित मान लीजिए। ये पहली बात। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो तत्व है वो बदल जाता है, तत्व कभी भी नहीं बदलेगा। तो भाई क्या होगा ये समझिए। अब यहाँ यदि कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, आप देखिएगा कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आबंध होता है, और इस आबंध के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बस होगा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये आबंध टूट जाएगा और नए आबंधों का निर्माण होगा, और इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटेंगे और नए आबंध का निर्माण होगा, नए बॉन्ड का बस निर्माण होगा। जैसे कि C है प्लस O2 और इससे बन गया आपका CO2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इधर कार्बन था इधर भी वही कार्बन है, इधर ऑक्सीजन था तो इधर भी ऑक्सीजन है। यहाँ पर NO2 नहीं बन गया, यानी कि कार्बन बदल के नाइट्रोजन नहीं बदल गया है, ऐसा गड़बड़ी मत सोचिएगा। जो यहाँ पर तत्व होगा वही तत्व आपको उत्पाद में भी प्राप्त होगा, उत्पाद में भी वही तत्व आपको देखने को मिलेगा। एकदम समझ लीजिए। तो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, यहाँ पर नया आप इन दोनों के बीच में आबंध बन गया और ये CO2 का निर्माण कर लिया। इस तरीके से देखोगे तो पुराना ये जो पदार्थ है, ये जो दोनों पदार्थ है उसमें आबंध टूटेगा या कुछ नया आबंध बनेगा, और उससे नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। यही है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये बस समझाने के लिए था कि गड़बड़ी से ये मत समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में नया तत्व बनने लगता है। अरे तत्व कभी भी नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और उसी से सब क्वेश्चन आएगा। तो अब आ गया संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब क्या हो गया, मिलना।
तो यहाँ पर दो, देखो यहाँ पर दो या दो से अधिक ये अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक बनाएगा, सिर्फ ये एक रहेगा, एक ही रहेगा, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण को यहाँ से हम लोग को याद कर लेना है। अब उदाहरण और एकदम लाइन बाय लाइन बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो उन सब क्वेश्चन को देखना होगा। तो यहाँ देख सकते हो ये क्या अभिक्रिया है, तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो वह तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसको याद करना, देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए, देखो क्या हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया CaO का क्या नाम है, तो बिना बुझा हुआ चूना नाम है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि CaOH का होल्टू का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। फिर एक क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया जाता है, तो इसका उत्तर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्या होता है जब चूना को, ये देखो यही चूना है बच्चा लोग, यही चूना हम लोग क्या करते हैं घर में, जब दीवार को पोताई करना होता है, पेंट करना होता है, तो बहुत लोगों के घर चूना से रंगा जाता है। तो कैसे करते हैं, चूना को ले आएंगे और उसको पानी में डाल देंगे, बाल्टी में डाल देंगे, तो एकदम खोदा 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 खोलना शुरू कर देगा, और फिर वही वाइट रंग का एक चीज़ मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ भी देख सकते हो, एक बीकर लीजिए और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना ले लीजिए, और तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, क्या आप ताप में कोई परिवर्तन देखेंगे, तो ये वाला नहीं करना है, ये वाला करना है कि तुमको कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, बुझा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, पता नहीं क्या क्या यहाँ लिख देता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है, जल में लेना है और बीकर में लेना है। तो ये तो तुमने बहुत बार देखा होगा, घरों में जब पोचाड़ा होते रहता है तो उस समय बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, चूना को डाल देते हैं और पानी को डाल देते हैं। तो देखो ऐसे चूना बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है, एकदम खोदा खोदा खोलना शुरू होगा, एकदम उबलना शुरू होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया होती है जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ ऊष्मा भी निकलता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को बच्चा लोग, जिसमें ऊष्मा निकलता है, एकदम गर्म हो जाएगा, उसमें उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे भी याद कर लेना है। अब देखो थोड़ा सा ये येलो बॉक्स में जानकारी दिया हुआ है, तो ऊपर की अभिक्रिया में जो बुझा हुआ चूना बना है CaOH का होल 2, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। उसके विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यदि आपसे पूछेगा कि दीवारों की सफेदी, उसको रंग करने के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, तो यही है चूना पानी, ये देखो बुझा हुआ चूना। ठीक है। अब देखो इसे ही कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 9वीं में पढ़े हुए कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका साधारण नाम क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। तो दो दो नाम इसके हो गए। ठीक है। तो अब देखो, अब इसको पुताई कर दिए दीवार पे, तो भैया पोतो 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 यानी कि पोचाड़ा करो, यानी कि पेंट करो, कर दिया। तो पेंट किया तब तो गीला था, लेकिन देखोगे कि ये धीरे धीरे सूखना शुरू होगा और वायु में उपस्थित CO2 के साथ ही अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, और धीरे 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 दीवारों पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, एक पतला परत बना देगा, और देखोगे दीवार एकदम चमकने लगेगा। अब ऐसा नहीं चमकेगा कि जाकर दीवारों में बना मुंह देखने लगना, वैसा नहीं चमकता है। ठीक है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है, या बिल्कुल चमचमाता हुआ दीवार हो जाता है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, CaCO3 ही होता है।
तो दीवारों पे चमक कैसे आई? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिससे दीवारों पर एकदम चमाचम चमक आ गई और साथ में जल उड़ जाएगा का। ठीक है, इसको भी याद करना होगा जी आपको। ठीक है, अब देखो तो इस तरीके से ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा, ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो अब तुमसे वो क्वेश्चन यह है कि बताइए का संयोजन अभिक्रिया है? नहीं जी, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो काहे नहीं है ये संयोजन अभिक्रिया? वाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ठीक है, इसको बताइए। तो इसका सीधा सा आंसर है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, एकल उत्पाद नहीं बन रहा है, एकल उत्पाद नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया नहीं कहते हैं। तो अब हम कुछ और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोयले का दहन, तो C+O2 से क्या बन गया? CO2। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोयले के दहन के इक्वेशन को लिखिए, तो हम लोग लिख देंगे C+O2 से क्या बन गया? CO2। और ये जो बना CO2, ये क्या है? एकल उत्पाद, मतलब सिर्फ एक बना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हो H2 और O2 के मिलने से क्या बन रहा है? H2O का निर्माण हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही तो समझाया अभी तुम्हें। अब देखो क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। हम लोगों ने देखा था ना कि कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से अभिक्रिया करता है तो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। या शुरू में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को जिनमें उत्पाद तो बनता ही है और साथ ही साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से दो और रासायनिक अभिक्रिया तुमको पढ़ने को मिलेगा। एक होगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक और केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये हो गया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये भी तुमको याद करना है। तो जरा बताओ तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यार यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे को पूछा जा सकता है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखें। तो आप एकदम खुशी खुशी लिख दीजिएगा। अब देखो कुछ और रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। तो ये देखो CH4 क्या है? यही है प्राकृतिक गैस। एग्जाम में भी अभी पूछा था ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो प्राकृतिक गैस है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो CO2 बनेगा और H2O का निर्माण होगा और साथ ही साथ में ऊर्जा भी मिलेगा। तो बताइए ये कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब इसमें जटिल वर्ड यूज करेंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये बच्चा लोग हम लोग चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे पाचन। तो पाचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भोजन के जटिल अणु होते हैं ना, जटिल अणु, उससे तुम्हारा सरल अणु का निर्माण होता है। सरल अणु का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। उसे ही हम लोग पाचन कहते हैं। और जानते हो हमारे शरीर में ये जो सरल अणु जैसे कि ग्लूकोज है,
वापस से ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है हमारे शरीर में, और इसे ही हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो यहाँ पर यदि तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे के चैप्टर में हम लोग को इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखो स इस तरीके से लिख दो, दंत स। तो यहाँ पर देखोगे इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और टूट करके हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो बताओ ये ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है, ये तो मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा और इसका आंसर तुमको देना होगा कमेंट बॉक्सवा में। जी हाँ दीजिए, बताइए कि श्वसन जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है। एकदम VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक और देख सकते हो यहाँ, साग सब्जियों जैसे कि वनस्पति द्रव्य जो होता है उसका जब विघटन होता है, विघटन किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया के द्वारा होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगा, तो वो कंपोस्ट का निर्माण करता है। और ये भी किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, ऊष्मा छेपी। इसको याद कर लो, एकदम VVI है, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो साग सब्जियों का विघटन होना और उससे कंपोस्ट बनना किस चीज़ का उदाहरण है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है वह क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहले क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। तो यहाँ बोलता है एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। तो यहाँ देख सकते हो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है और इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो तुम्हें पता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं FeSO4 7H2O। जी हाँ, यही है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला। अब ये तुमको पता है ये किस रंग का होता है, तो ये हल्का हरा रंग का होता है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये FeSO4 बनाता है और प्लस यहाँ 7H2O क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यही फेरस सल्फेट बनाता है। तो ये हो गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये वाला, और ये हो गया तुम्हारा फेरस सल्फेट। और फिर इसको भी आगे गर्म करेंगे तो देख सकते हो जब हम लोग फेरस सल्फेट को आगे गर्म करते हैं यानी इसमें ऊष्मा देते हैं, तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर देखोगे तो ये हो जाएगा लाल भूरा। अब बोलोगे सर इतना कलर काहे ला पढ़ा रहे हैं, ए भैया इस कलर को याद रखना है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, VVI है। ये कलर क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए फेरिक ऑक्साइडवा के कलरवा का है, तो लाल भूरा है। जी हाँ, ऐसे। तो अब ध्यान से देखना बाबू लोग, यहाँ कुछ हुआ है, क्या हुआ है, ये जो फेरस सल्फेट था वो टूट करके यहाँ देख सकते हो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। यानी ये टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, तो यही सब चीज़ यहाँ दिखाया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या है, हल्का रंग है। क्वथन नली में बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला में गर्म किया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग देख सकते हो थोड़ी देर बाद तुम्हारा लाल भूरे रंग का हो जाएगा। ये देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली पर गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि, ये देखो यहीं पे यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, क्वथन नली यहाँ दिखाया गया है। और ये तुम्हारा ये गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, तो देखो यहाँ SO2 और SO3 गैस को दिखाया गया है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हरा रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो भाई लोग यहाँ पर मुझे परिभाषा भी मिल गया।
क्या है परिभाषा? जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हो गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 क्रिस्टल जल त्याग देता है। ठीक है, शुरू में जो मैंने दिखाया कि ये क्या करेगा? जल को त्याग देगा। ये देखो H2O यहाँ पर निकल रहा है और उसके बाद वापस इसको गर्म करने पर इसका क्रिस्टल का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। हाँ ठीक है, और उसका क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 क्या है? गैस है। तो अब ये कैसे पता चला कि फेरिक ऑक्साइड ठोस है? क्योंकि देखो यहाँ सॉलिड लिखा भी हुआ है, और जब अभी हम लोग उसको जब ये प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर वो ठोस के रूप में मुझे प्राप्त भी हुआ है। तो ये था तुम्हारा पहला एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। अब देखो उष्मा देने पर, अब नया दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, और यह भी किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाएगा? विभिन्न उद्योगों में किया जाएगा। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही था कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा। अब यहाँ देखो बुझा हुआ लिख दिया, सही है कि गलत है? ये गलत है, यहाँ लिखना है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना कौन होता है? CaOH का होल 2, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और ये है बिना बुझा हुआ चूना, यानी यहाँ भी मिस्टेक है। जी हाँ, मिस्टेक आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, इसलिए टेंशन आइएगा मत। तो इसके अच्छा, अब ये देखोगे कि इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग है सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान दो, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या हो गया? एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ किसका उपयोग किया गया है? ऊष्मा का उपयोग किया गया है। इसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया में तुमको जो सनलाइट है यानी प्रकाश का भी उपयोग किया जाता है, और कभी कभी वियोजन में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का भी उपयोग किया जाता है। इस तरीके से तीन प्रकार से वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा को दिया जा रहा है। कैसे? पहले हीट के रूप में, दूसरा प्रकाश के रूप में, और तीसरा विद्युत के रूप में। इस तरीके से तीन प्रकार का वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो ये जो दोनों उदाहरण हो गया बच्चा लोग, ये ऊष्मा वाला उदाहरण हो गया, ये भी ऊष्मा वाला उदाहरण हो गया, और एक और यहाँ पर देखिएगा ये भी ऊष्मा ही वाला उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? लेड नाइट्रेट को लेकर के गर्म कर रहा है, और इस तरीके से देख सकते हो भूरा रंग का यहाँ पर NO2 निकलता है, भूरा रंग का। इसको भी याद कर लेना। तो ये भी ताप दिया गया। तो ये तीसरा उदाहरण हो गया जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे कि लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यही है तुम्हारा क्रियाकलाप 1.6। इसमें क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को चूर्ण को लेना है, गर्म करना है। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? मैंने देखा कि एक धुआं निकल रहा है, जो कि कैसन है? वो है भूरे रंग का। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सब आपको याद कर लेना है।
अब इसके बाद आ गया जल का वैद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत के द्वारा जल के अपघटन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जल को लिया गया है और जल को यहाँ पर दो एनोड और कैथोड, यहाँ पर दो देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया गया है। एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को क्या कहते हैं, कैथोड। और फिर यहाँ देख सकते हैं स्विच के द्वारा बैटरी लगा दिया गया है और जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो जल है उसका विघटन होता है। और ये उल्टा परख नली यहाँ पर रख दिया गया है, तो एक में ऑक्सीजन निकलता है और एक में क्या निकलता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन देखेंगे 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन कितना है, 1 अनुपात में है। तो H2 यहाँ ब्रेक करेगा और यहाँ पर 2H2 प्लस O2 का निर्माण करेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन है वह 2 अनुपात में होगा, दोगुना होगा किससे, ऑक्सीजन से। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा स्थान है ना और यहाँ पर क्या है, कम स्थान है। तो इस तरीके से यह जो है वह जल का वैद्युत अपघटन हो रहा है, यानी कि विद्युत के द्वारा जल जो है वह ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है और टूट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है पूरा क्लियर, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर का डॉट लगा दीजिए, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ये देखो, ये कार्बन इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट के बैटरिया से जोड़ दीजिए, जा करके स्विच लगा दीजिए, तार लगा दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का भी कुछ बूंद यहाँ पर डाल देना है। जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख दीजिए। देखो, यही है तुम्हारा परख नली को उल्टा रखा हुआ है। अब इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये जो बुलबुले हैं भुड़ुक 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 निकलेंगे और ये अंशांकित नलियों से जल को विस्थापित कर देते हैं। मतलब उसमें जल भरा, उसको हटाते जाएगा और देखोगे क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। अभी देख लिया, जब दोनों परख नलियों में गैस से भरे जाएं तब इन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन गैस उपस्थित है, ठीक है। तो आप तो पहले भी जानते हैं कि जब एक परख नली जिसमें ज़्यादा गैस है उसके सामने मोमबत्ती को लाएंगे तो पट पट की आवाज़ के साथ चलना लगेगा और हमें पता चल जाए कि अरे इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। और दूसरा के पास मोमबत्तियाँ लाइएगा तो वो क्या होगा, और तेज़ी से जलने लगेगा, तो यानी कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। इस प्रकार से इन उपस्थित गैसों की हम लोग जांच कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये था वियोजन अभिक्रिया। और कैसा वियोजन था, तो वैद्युत वियोजन था। तो वैद्युत वियोजन, इसलिए वैद्युत अपघटन इसका नाम हो गया। अब एक और क्रियाकलाप दिखाया जिसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होता है। तो चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए और बताइए कि इसका रंग क्या है। तो आप देखेंगे कि ये तो श्वेत रंग का होगा। किस रंग का होगा, श्वेत रंग का। अब थोड़ी देर इसको जाकर के धूप में रख दीजिए, यानी कि सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और आप देखेंगे कि फिर इसका रंग क्या हो जाता है, धूसर रंग का। तो यहाँ पे कलर भी लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ये देखो, ऐसे ही कर देना है। यहाँ पर बताओ, ये श्वेत है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, धूसर। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है। तो इसका उत्तर तो यहाँ दिया ही हुआ है। क्या होता है, श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है वह फिर धूसर रंग का सिल्वर में परिवर्तित हो जाता है और क्लोरीन वहां पर निकलता है। ये इसका उत्तर है। तो बताइए ये कैसा उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। तो कैसा वियोजन हो रहा है,
ये हो रहा है प्रकाश के द्वारा वियोजन। वेरी गुड, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड को भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि AgBr है वह Ag और Br2 में टूट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग, जो ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो यह प्रकाशीय वियोजन हो रहा है, यानी कि प्रकाश का ऊर्जा इसमें उपयोग किया जा रहा है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये पहले ही मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। तो देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए भी एक क्रियाकलाप कराया गया है, बहुत आसान है। तो यहाँ देख सकते हो लोहे के 3 कील लीजिए। कील समझते हो ना, ये देखो कील यही है, लोहे के 3 कील को लेना है और क्या कर रहा है, उन्हें रेगमाल से यानी श्रेष्ठपत्ता से क्या करना है, रगड़ करके साफ करना है। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नली लीजिए। अब 2 परख नली भी लेना है। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट विलयन लेना है। और बच्चा लोग तुम जानते हो कि कॉपर सल्फेट विलयन का कलर क्या होता है, देख लो इस तरीके से लाइट ब्लू होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 कील को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डाल करके रखना है और तुलना करने के लिए 1 कील को अलग से इस तरीके से रख देना है और 2 कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाल देना है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। अब देखो मैं पढ़ ही देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। तो सब चीज़ कर देते हैं। ये देखिए यही है 2 परख नली ए और परख नली बी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट पहले रख लिया था विलयन और इसमें भी क्या था, कॉपर सल्फेट था। लेकिन परख नली बी में हम लोगों ने 2 इस तरीके से कील को क्या किया था, लटका दिया था। तो थोड़ी देर बाद जो परख नली बी है उसका रंग हल्का हरा दिखने को मिलेगा, जबकि परख नली ए जैसा था वैसा ही है क्योंकि इसमें कुछ भी रखा नहीं गया था। ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर कील की तुलना करेंगे तो जो पुराना वाला कील था उसका जो प्राकृतिक रंग था वैसा ही था, लेकिन जिसको कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला था उसका रंग भूरा हो गया था। ये सब कैसे हो रहा है, तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि यहाँ पर हम लोग जैसे ही कील को डालेंगे तो यहाँ पर कील के ऊपर क्या होता है, कॉपर चढ़ जाता है। कॉपर कहाँ चढ़ जाता है, कील के ऊपर, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो भाई कॉपर सल्फेट जो CuSO4 था उसका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर के जगह यहाँ आयरन ले लेता है और ये FeSO4 का फॉर्मेशन करता है। तो FeSO4 फॉर्मेशन करने के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है, और जबकि कील का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन पूरा रिएक्शन इस तरीके से होता है, जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा और आयरन कॉपर का जगह ले लेगा और कॉपर को यहाँ से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और यही कील के ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है। इसलिए कील का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। लेकिन वो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वह क्या हो जाएगा, वह जो तुम्हारा विलयन है उसका रंग क्या हो जाएगा,
हल्का हरा हो जाएगा क्योंकि वहां पर आयरन सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट अब वो नहीं रहा। तो ये जो पहला वाला था उसमें तो कॉपर सल्फेट है, तो जैसा था वैसा ही रह गया, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा वाला हल्का क्या हो गया, हरा हो गया। समझ में आ गया, यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें मिलता है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखोगे ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, उसने कम अभिक्रियाशील तत्व को यहाँ से क्या किया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। और इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और उसका ये उदाहरण याद कर सकते हो, ये भी उदाहरण याद कर सकते हो। Zn प्लस CuSO4 से बन गया ZnSO4 प्लस Cu। तो भाई बताओ यहाँ पर कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि उसने Cu को यहाँ से हटा दिया। ठीक इसी तरीके से Pb जो है लेड जिसको कहते हैं, उसने कॉपर को यहाँ पर क्या किया, हटा दिया और बन गया PbCl2 प्लस Cu। तो ये तीन उदाहरण हमें याद रखना है। तो लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया, ये पता है तुम्हें। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया या हल्का हरा क्यों हो गया, ये भी तुम्हें पता है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसका परिभाषा हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है या विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सारे बुक में तुमको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, परिभाषा मिल जाएगा, तो कहीं से भैया को याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए भी आप देख सकते हो, ये वाला तो एकदम याद करके रखना है, VVI क्वेश्चन होता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ देखो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो यहाँ पर अभी किस तरीके से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो एक में देखोगे बेरियम क्लोराइड लिया गया है और एक में सोडियम सल्फेट लिया गया है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया और ये सोडियम सल्फेट क्या हो गया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड कैसे बना है। ये बना है बेरियम आयन से और क्लोराइड आयन से। और सोडियम सल्फेट किससे बना है, सोडियम आयन से और सल्फेट आयन से। तो जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर आयन में अदला बदली हो जाता है, यानी इन दोनों को मिलाया गया। तो आयन में अदला बदली इस तरीके से होगा कि सोडियम पहले सल्फेट के साथ इस तरीके से यौगिक बना रहा था, अब आयन अदला बदली होगी, यानी सोडियम अब किससे बना देगा, क्लोराइड से। यहाँ पर ये आयन इससे जुड़ जाएगा। और जो बेरियम था पहले क्लोराइड से जुड़ा हुआ था और अब ये जुड़ जाएगा सल्फेट से। तो नया यौगिक क्या बन जाएगा, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। देखो नया यौगिक बेरियम सल्फेट बन गया। प्लस में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरीके से देखा, यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है उसमें आयन का अदला बदली से नए यौगिकों का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर दोनों तरफ विस्थापन हो सकता है, इसलिए से हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। तो एक परख नली में सोडियम सल्फेट लिया था, सबसे पहले क्या लिया था, सोडियम सल्फेट, और दूसरे में बेरियम क्लोराइड लिया गया और उनको क्या किया गया, मिला दिया गया। तो इनको जब मिलाया जाएगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और उसका एक अवक्षेप प्राप्त होता है और ये सोडियम क्लोराइड बनता है।
तो इस प्रकार से वहां आयन का आदान प्रदान होता है, तो हमें मिलता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा। जी हाँ, तो लिखा है वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होगा तो नए यौगिक बनेंगे, उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। भी आई है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। ये जो देखो, यही है श्वेत रंग का पदार्थ बनता है जब इन दोनों को मिलाया था, और वह क्या होता है? अविलेय होता है। और इस प्रकार से इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अवक्षेप का भी निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये भी याद हो गया तुम्हें। अब देखो, यहाँ तुमने देखा कि किस तरीके से आयन में अदला बदली होता है, तो इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन यौगिक कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, क्रियाकलाप 1.2 एकदम शुरू में जो मैंने पढ़ाया था, इसमें लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था। तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट है वह क्या है? उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। तो एक हो गया उपचयन और दूसरा क्या हो गया? अपचयन। तो इसको एकदम याद कर लेना, बहुत आसान है। तो यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वहाँ उपचयन हुआ है, और ऑक्सीजन यदि हटता है तो भी बोलते हैं हम लोग कि तब हम लोग बोलते हैं अपचयन हुआ है। या फिर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन यदि जुड़ता है तो बोलते हैं कि उपचयन हुआ है, और हाइड्रोजन यदि हटता है तो हम लोग बोलते हैं कि अपचयन हुआ है। बस इसी 4 बात का ख्याल रखना है और हमारा आंसर बन जाएगा। और कुछ कुछ उदाहरण भी याद रखने हैं। जी हाँ, और इसके बाद हम लोगों को इसका परिभाषा याद रखना है और कुछ कुछ चीज़ें जो कि पढ़ाई गई हैं उसको याद रखना है। तो देखो, सबसे पहला क्रियाकलाप क्या बोल रहा है? चाइना डिश में, ये देखो यही है चाइना डिश, इसमें कॉपर का चूर्ण लीजिए, यानी कि Cu का क्या लेना है? चूर्ण लेना है, और उसको यहाँ पर गर्म करना है। तो बोलता है कि कॉपर चूर्ण को लेने पर और उसको गर्म करने पर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे तो वो कॉपर 2 ऑक्साइड में बदल जाएगा। यानी कि अब आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। देखो, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बताइए ये कैसी अभिक्रिया है? ये है यस, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या होता है जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है। तो इसका उत्तर देना है कि जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड का लेयर यानी परत चढ़ जाता है। यानी ये कॉपर 2 ऑक्साइड जो कि काला रंग का होगा। क्या होगा? काला रंग का। रंग भी याद करना है यदि क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, तो यही है उपचयन। क्या है? उपचयन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। अब क्या होता है कि अब ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड बना है इसके ऊपर यदि हाइड्रोजन गैस पास कराया जाए तो वापस से इसका ऑक्सीजन हट जाएगा। देखो, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है, और ऑक्सीजन हट करके कॉपर बनाएगा। तो भाई, कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड में से यदि कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। इसको भी याद रखना है। तो इस स्थिति में यहाँ यदि ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है? अपचयन होता है।
और वापस से कॉपर अपना ही रंग में आ जाएगा, यानी कि जिस भूरे रंग का था उसी भूरे रंग का हो जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से उपचयन क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन क्या हो गया? ऑक्सीजन का हटना। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अच्छा, जुड़ना और हटना में यदि जुड़ेगा तो वृद्धि होगा और हटेगा तो ह्रास होगा, यानी कि कमी होगा। तो ये दोनों बात भी याद रखना है और तुमको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में कि वैसी अभिक्रिया जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की हानि होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन। उपचयन कहते हैं। और जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयन कहते हैं। ये दोनों बात याद रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखो, तो अभिक्रिया 1.29 में कॉपर टू ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये उपचयित हो रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन में तो भाई ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या हो गया? उपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो भाई ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें एक का क्या हो रहा है? अपचयन, और दूसरे का क्या हो रहा है? उपचयन। तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। भी आई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इस तरीके से देना है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब रेडॉक्स कहाँ से वर्ड आया है? तो रिडक्शन का RED लिख दिया है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिख दिया है, तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। ठीक है। तो उपचयन अपचयन को दोनों को मिला दिया है, तो इस तरीके से रेडॉक्स हो गया है। तो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन भी वही चीज है। अब रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, ZNO का यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर O हट रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। और भैया यहाँ C का क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उपचयन हो रहा है। याद रखिए, एक का अपचयन और दूसरे का उपचयन। अब यहाँ देखो, तो MnO2 से क्या बन गया? MnCl2। तो MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है? हट रहा है। तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का हटना। और HCl से यहाँ पर मान लो Cl2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हट रहा है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हट रहा है, तो क्या हो गया? तुम्हारा उपचयन हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन का हटना क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ये इस तरीके से तुम्हारा उदाहरण दिया गया है। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन कब होगा? जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो ये बात आप याद रखिए। इसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं कि क्रियाकलाप 1.1 में चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया गया था, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था? उपचयन हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। तो यहाँ पर अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो इसके बारे में अध्याय 3 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। यहाँ सिंपली इस तरीके से पढ़ लेना है।
तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वह हवा और पानी के संपर्क में आता है तो लाल रंग का उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, लाल भूरे रंग का, और वह धीरे धीरे खराब होते जाता है। और यदि उसको ध्यान ना दिया जाए तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, जंग लगना। जी हाँ, तो प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, लेकिन वहां पर जंग लगना वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम लोग वर्ड यूज करते हैं संक्षारण। तो लोहे में जो जंग लग रहा है वह भी संक्षारण है। ठीक है, तो क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग पर ध्यान दिया है? बिल्कुल, चांदी पर आप देखोगे कि काले रंग का परत चढ़ जाएगा, तांबे पर हल्का हरे रंग का परत चढ़ जाएगा। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो आप देखिएगा जो भी धातुएं होती हैं, तो हर एक धातु क्या संक्षारित होता है? नहीं। तो लेकिन बहुत से धातु क्या होते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, हवा आदि के संपर्क में आता है तब वह संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ से आपको संक्षारण का परिभाषा पूछेगा, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। चांदी के ऊपर काली रंग का परत चढ़ जाएगा और तांबे के ऊपर हरा रंग का परत चढ़ जाएगा, वह भी क्या है, संक्षारण ही है। ठीक है, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आप इसको किस तरीके से बचाया जाए, तो पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, अलॉय बनाकर, मिश्र धातु, उस तरीके से फिर हम लोग इसकी सुरक्षा करते, तो वह आप अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है विकृत गंधिता। तो दो बात यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है। पहला तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं। तो वो सड़ते गलते किसके द्वारा है, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, और बैक्टीरिया के द्वारा सड़ गल के वो क्या हो जाते हैं, उनका स्वाद खराब हो जाएगा और वे खाने लायक नहीं रहेंगे, उसमें गंध आ जाएगा। ये सारा चीज तुमने देखा होगा कि खाद्य पदार्थ जब बैक्टीरिया या फंजाई के संपर्क में आते हैं, सड़ते हैं, तो उनका स्वाद क्या हो जाता है, खराब, वो खट्टा हो जाता है और बास मारने लगता है। ये सब आपने पढ़ा है। तो क्या सर इसी को विकृत गंधिता कहते हैं? नहीं, इसको विकृत गंधिता नहीं कहते हैं। ये तो खाद्य पदार्थों का सड़ना हो गया जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। विकृत गंधिता एक अलग चीज है। विकृत गंधिता में भी जो खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद और गंध बदल जाएगा, लेकिन वह सड़ने से नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसको लंबे समय तक, जैसे वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उपचयन की प्रक्रिया होगी। तो उपचयन के कारण होगा स्वाद तथा गंध बदलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि अब एक तरफ सड़ रहा है और दूसरा तरफ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसलिए मैंने इसको कंफर्म करा दिया, अलग अलग बता दिया, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि सड़ रहा है, गल रहा है बैक्टीरिया के कारण, वही विकृत गंधिता है। ऐसी बात नहीं है। तो अब चलो हम लोग पढ़ते हैं विकृत गंधिता क्या है। तो बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि वसा में बनाए जाते हैं, या फिर तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, इसमें तेल में छाने जाते हैं। तो इस तरीके के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो इसमें जो वसा है और जो तेल है उसका उपचयन हो जाता है। उपचयन होने के कारण उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इसी विधि को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत मतलब खराब हो गया और गंध मतलब उसका गंध खराब हो गया, स्वाद खराब हो गया। ठीक है,
तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। अब तो क्लियर है कि यहाँ सड़ना गलना बैक्टीरिया इसका बात नहीं कहा गया है। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है जिसके कारण कि उसका उपचयन ना हो सके। दूसरा, वायुरोधी बर्तनों में उनको रखा जाता है। तीसरा तीसरा उसमें ऑक्सीजन हटा करके दूसरे अक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन भर दिया जाता है। फिर चौथा क्या है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाएगा यानी कि फ्रिज वगैरह में रख दिया जाएगा। तो यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन आता है कि बताइए विकृत गंधिता किसे कहते हैं और उसको रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। तो जरा आप भी बता दीजिएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, और यदि आ गया होगा एकदम लाइक ठोक दीजिएगा और क्या बोलते हैं उसको शेयरवा कर दीजिएगा, और जो जो होता है सब कर दीजिएगा और सब्सक्राइबवा कर लीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे के चैप्टर इस तरीके से पढ़ने हैं या नहीं, एनसीईआरटी इस तरीके से जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो ज़रूर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आगे मुझे किस तरीके से बनाना है। धन्यवाद।